शत श्री अकाल। मैं हूँ कर्मभूमि मेंबर चेतना अग्रवाल, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ छोटी सी ऐतिहासिक घटना गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच, गुरु दक्षिणा के बीच क्या हुआ। आइए जानते हैं, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो अब मैं द्रोणाचार्य का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा मन गुरु दक्षिणा मांगने से पहले एक बार फिर कांपा, जैसे मैं कोई पाप करने जा रहा हूँ। फिर भी मैं बड़े साहस से बोला, अच्छी तरह सोच लो, मैं गुरु दक्षिणा मांगने जा रहा हूँ। और छोटा सा अबोध बालक, बहुत भोला भाला एकलव्य, जो कि सोच रहा था गुरु ने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, वो मुझसे जो भी मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगा, उसके मन में बस देने का ही भाव था। एकलव्य ने कहा, आप मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब मैंने मांगा, और ऐसा मांगा जैसा मैंने जीवन में कभी नहीं मांगा था। कितनी निष्ठा से मांगा, ये कहने की बात नहीं। वास्तव में मैंने नहीं मांगा, मेरी उस वासना ने मांगा जिसने अर्जुन को अपना बना लिया था। मैंने मांगा कि तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। इतना ही कहना था कि सारे शिष्य स्तब्ध रह गए। अर्जुन मेरी ओर देखने लगा, दुर्योधन मेरी निष्ठा पर किटकिटा कर रह गया। वह एकलव्य जरा भी विचलित न हुआ, वो बहुत प्रसन्न था। वो गौरैया की तरह फुदकता हुआ मेरे पास चलकर आया और बिना मेरी अनुमति के मेरे कमर में लटकती हुई असी को निकाल लिया। बड़े सामान्य भाव से निकालकर पलक झपकते ही अत्यंत निर्मम ढंग से उसने अपना अंगूठा काट दिया। कितना निर्मोह था वो उस अंगूठे के प्रति, जैसे वो उसका नहीं किसी दूसरे का हो। रक्त से सना अंगूठा समर्पण के लिए अंजलि में भरकर जब वो मेरे पास खड़ा हो गया, तब मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। सचमुच मेरे लिए ये अप्रत्याशित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई शिष्य ऐसा भी कर सकता है। अंगूठे के माध्यम से अपनी सारी वाण विद्या मुझे समर्पित कर सकता है। मुझे आसमान कांपता नजर आया, धरती हिलती नजर आई, एक शिष्य के महासमर्पण पर या आचार्य की निष्ठा पर। शुक्रिया। कार्यक्रम कर रहे हैं, लिटरेचर, कला, संस्कृति, सब कुछ, तो उसके लिए मैं प्रीति और निर्जा को आभार व्यक्त करती हूँ। और आज का जो विषय है वो एक्चुअली मेरा सबसे प्रिय विषय है, क्योंकि मैंने करीब 24 साल तक नाटकों में काम किया है, लेकिन अब मेरी वो क्या कहते हैं एनर्जी रही नहीं, वो शौक भी नहीं रहा, लेकिन फिर से एक मौका मिल रहा है कि कुछ मैं बोलूँ। तो ये जिस उपन्यास के बारे में बात की अभी चेतना ने, वो एक मेरे लाइफ की रियल स्टोरी है। और हर एक के जीवन में ऐसा कहीं आता है ऐसा समय कि 16 साल की उम्र में जो पहला प्यार किसी से हो, किसी को बोला हो, किसी को न भी बोला हो, आगे चले हो, सफल हुए हो, न भी हुए हो। तो उस तरह की मेरी एक कहानी है कि कॉलेज में एक जो अश्विन नाम का लड़का था, वो एक्टर था उसी समय, और मुझसे 7 साल बड़ा था वो एक्चुअली, लेकिन मेरा ही क्लासमेट था, क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और वो नाटकों में, टीवी फिल्मों में, गुजराती फिल्मों में भी एक्टिंग करते थे उस समय। तो अब जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ मेन, कि हमने करीब कॉलेज छूटने के ख़त्म होने के 41 साल बाद कैलिफोर्निया में रहते हैं, और कॉलेज की एक जो पत्रिका थी आकार नाम की, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ के फ़ोटो छपते थे, वो पत्रिका आज तक मेरे पास है, क्योंकि वो जो उनकी उसमें जो तस्वीर छपी थी, इसके लिए उस पत्रिका को मैंने आज तक संभाल के रखा। सब कुछ हुआ, फैमिली हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने उस फोटो को मेरे मन में और उस किताब में संभाल कर रखा था। इसलिए अब मुझे लगता है कि कभी कभी कोई कहानी जन्म लेने वाली हो तो वो कलम ढूंढती है। तो इस किताब का रखने का मतलब मुझे अब समझ में आया कि एक कहानी लिखी जानी थी हम दोनों को मिलकर,
और इसीलिए उस पत्रिका को मैंने संभाल के रखा। और अब जो हम मिले नहीं उसके बाद, उनका 2020 में डेथ भी हो गया उनका, तो हमने जो बातें की, अभी इस ज़माने में जो मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा जो कमी है वो संवादों की कमी है इंसानों के बीच। डायलॉग ख़त्म हो गए और उसकी वजह से इतनी सारी, इवन अमेरिका जैसे देश में मानसिक बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। तो ये जो संवाद का जो महत्व है जीवन में, उसके बारे में फादर वालेस ने भी कहा है कि आपके जीवन में अगर कोई एक ऐसा दोस्त हो, ऐसा नहीं कि विजातीय मित्र ही होना चाहिए, लड़की हो या लड़का, कोई भी ऐसा दोस्त हो जिससे आप अपने मन की बात पूरी कह पाए। ऐसा नहीं कि वो बात कोई इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ना भी हो, कुछ काम की भी ना हो, फिर भी आप उससे बात कर पाए दिल खोल कर। ऐसा दोस्त होना जीवन में एक अनमोल उपहार है और हर एक के जीवन में होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई मित्र हमें ऐसा मिले। और मैं कहूँगी कि 45 इयर्स के बाद मुझे एक ऐसा मित्र मिला। नहीं मिला ऐसा नहीं, बहुत सारी सहेलियाँ हमारे रिश्तेदारों में भी होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त कि जिसके साथ हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे से कुछ भी हासिल नहीं करना है। अगर एक दूसरे को सुनते रहो ना तो भी जिंदगी गुलजार बन जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है। अभी ये जो एक मेरी किताब में डेट वाइज चैट है, हर रोज हमने क्या बातें की, तो इस चैट से आपको पता चलेगा कि इस बात का कोई महत्व नहीं है ऐसे देखो तो। लेकिन बस ऐसे ही जैसे अगर फोन लगाया, मतलब लिखना शुरू किया, तो जो मन में आया, जिस दिन जो विचार आए वो लिख दिए और ऐसे बातें। बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं हम तो चैट सुनने ये के बस लिए। अभी मैं बताती हूँ क्योंकि जी, थोड़ा बताइए। मुझे ये बताना था जी, कि बिल्कुल। संवाद का कितना महत्व है जीवन में। जी तो एक जो चैट है इसमें स्मिता अश्विन के डायलॉग बोलेगी और मैं मेरे खुद के डायलॉग बोलूँगी। तो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे। और मैं अरविंद फॉर्चुनेट के अश्विन जी को मल्लिकार जी के थ्रू और बुक का जो ट्रांसलेशन किया है, उनकी कविताएं, हाँ, तो ये बात इस तुम बताओ, पर्सनालिटी से जैसे उनके थ्रू और उनकी लेखनी के थ्रू उनको आप जान पाएंगे। हाँ, तो आई बीन फॉर्चुनेट। अभी इस पुस्तक का स्मिता ने गुजराती में अनुवाद किया है, इसीलिए अच्छा। वो पूरा इसके साथ जुड़ पाई, इस किताब के साथ। उस किताब का विमोचन अभी बाकी है, प्रिंट हो गई है। वो गुजराती वाले का ना? हाँ, जी, जी। शुरू करते हैं। तो ये है 8 अक्टूबर 10:30, मतलब मैंने यहाँ का समय लिखा है हमेशा। हमारे यहाँ सुबह के 10:30 है तो वहाँ रात होगी, 11 घंटे का डिफरेंस है। गुड मॉर्निंग डियर। फेसबुक पर तुम्हारी खुले घुंघराले बालों वाली तस्वीर देखी। ओ हाँ, कल रात को ही प्रोफाइल पिक्चर बदला था। तस्वीर देखकर ये शेर याद आ गया। कुछ बिखरी हुई यादों के किस्से भी बहुत थे, कुछ बिखरी हुई यादों के किस्से भी बहुत थे, कुछ उसने भी बालों को खुला छोड़ दिया था। अच्छा, लगता है अंकल सो गए हैं, तभी मुनव्वर राणा याद आ गए। मुझे तो राजेश याद आ गया। कौन राजेश जो सुबह सुबह याद आ गया? मैंने सुबह सुबह अपने बालों को शैम्पू किया था, फिर अपने बालों को आईने में देखा तो मुझे राजेश याद आया। तुम भी गजब हो। राजेश खन्ना का तुम्हारे घुंघराले बालों से क्या रिश्ता? पगले, मैं अपने गांव बारीजड़ी के राजेश की बात कर रही हूँ, राजेश खन्ना की नहीं। समझ गया गांव की गोरी, तुम राजेश खन्ना की दीवानी थी ये तो पता है, ये राजेश तुम्हारा दीवाना होगा। सही समझे। वैसे किसी चीज के जलने की गंध भी आ रही है। बिना माचिस के जलाना कोई तुमसे सीखे। आगे बताओ। राजेश हमारे पड़ोसी बत्रा अंकल का दूसरा बेटा था। बड़े बेटे मुकेश से मेरी अच्छी दोस्ती थी। वही मुकेश जिसने मेडिसिन की पढ़ाई की, तुमने पहले शायद बताया था। हाँ हाँ, वही मुकेश। उन दिनों बच्चों के पढ़ने के लिए अलग से स्टडी रूम नहीं होता था ना। पापा ने हम भाई बहनों के पढ़ने के लिए एक बड़ी टेबल बनवाई थी। मुकेश वैसे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, लेकिन एग्जाम से पहले घर आता था, तब हमारे घर पढ़ने आता था।
इतना याद है कि मुकेश तुम्हारे घर पढ़ने आता था। जब भी मैं अपने बाल धोकर बाहर धूप में बैठती, स्वीटी मुझे दूर से एक टक देखता रहता। स्वीटी कौन है ये? अरे राजेश का निक नेम स्वीटी और मुकेश का पप्पू था। ऐसा कई बार हुआ तो एक दिन मैंने उसे बुलाया और डांटा कि इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो। और क्या कहा उसने? उसने कहा, आपके बाल लंबे काले और घुंघराले इतने सुंदर है जैसे किसी देवी के होते हैं। अच्छा, और थोड़ा बोलता तो शायरी बन जाती। राजेश से डर नहीं लगता था? वो मुझसे 3-4 साल छोटा था। उस समय उसकी उम्र 13-14 वर्ष की रही होगी। वो इतनी मासूमियत से बोला, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। मैं भी बहुत भोला था। काश मैं भी तुमसे 3-4 साल छोटा होता। अब तुम मुझसे 10-12 साल छोटे बन गए हो। अरे तुम्हारे सामने तो बच्चा बन जाना भी अच्छा लगता है। बेटे, एक बात और याद आ गई। क्या? गांव में खुले बालों में कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। हाँ, मैंने भी सुना है कि खुले बाल रखना अपशुकन का प्रतीक माना जाता है। बंधे बाल मर्यादा में रहना सिखाते हैं, ऐसा माँ कहती थी। कॉलेज में भी मैं 2 चोटी बना कर आती थी। अच्छा, माँ की लाडली कहीं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर तो कॉलेज में नहीं आती थी। सच में अश्विन, अब तुम्हारे सिर के बाल खींचने का मन कर रहा है। नाराज मत होना। हालांकि कॉलेज में स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन तुम पहनकर आती तो अच्छा होता। मुझे जरूर दिख जाती और शायद ऐसी बुद्धू लड़की को देखकर मुझे उससे बात करने की हिम्मत मिलती। एक बात बोलूं? बोलो। मेरे इतने सुंदर बालों में एक बार जुए हो गई थी। विषय बदलना कोई तुमसे सीखे। मतलब तुम्हारे लंबे काले और घुंघराले बाल इतने गंदे थे कि जुओं ने भी अड्डा जमा लिया था। जुओं की बात सुनते ही सिर में खुजली हो जाने लगती। जुओं के बारे में तुम्हारा ज्ञान बहुत कम है एशिया। जुएं हमेशा साफ बालों में अपना घर बनाती है। लो, उससे मैं ऐसे एशिया बना दिया। कल को अमेरिका भी कह दूंगी, जिस देश के तुम निवासी हो। ट्रैक बदलने से पहले मुद्दे पर आता हूँ। मेरे बालों में जुए नहीं थी, तो क्या मेरे बाल गंदे थे? मुझे क्या पता, दूर से तो सुंदर दिखते थे। मैं तो तुम्हारे बालों पर भी फिदा थी। जाने दो, अब यह फिदा फिदा का फालूदा भी नहीं बना। मेरा फेवरेट है फालूदा। इस पर एक और बात याद आ गई। बताओ भी। अब धीरे धीरे मैं सोने चला जाऊंगा। फालूदा की बात सुने बिना मैं थोड़े ही तुम्हें जाने दूंगी। जब हमारी ऑडिट टीम दादरा और नगर हवेली में एक यूनिट का ऑडिट कर रही थी, जिस होटल में हम ठहरे थे उससे थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे फालूदा की एक छोटी सी दुकान थी, जो बहुत प्रसिद्ध थी। तो मैं, जया नायर और रश्मिकांत यादव तीनों डिनर के बाद वहाँ चले जाते और फालूदा आइसक्रीम खाने का मजा लेते। आहा, कितने खूबसूरत दिन तुमने याद करा दिए। वैसे तुमसे बात करती हूँ तो मुझे बदसूरत दिन भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिल खूबसूरत है। धन्यवाद। फिर जुए चली गई या अभी भी है? हे भगवान, अच्छा हुआ कि माँ ने कई घरेलू उपाय आजमा कर जुए निकाल दी। जब तुम अहमदाबाद आओगे, मैं तुम्हारे बालों के लिए कहीं से भी जुओं का इंतजाम करूँगी। आहा, बढ़िया बढ़िया। अब तुम किचन में जाओ। मैं तो थोड़े बहुत बाल मेरे बचे हैं ना, उनकी रक्षा के उपाय सोचते हुए सोने के लिए जा रहा हूँ। जूली, सॉरी जूली। गुड नाइट झूला। हाँ चलिए माता जी, इसको तो मैं देख और हमारा जो संचालन कर रही हैं चेतना, उन्होंने बहुत अच्छी तरह संचालन कर रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से संचालन कर रही हैं। और उन्होंने जो गुरु और शिष्य का एक एकांकी नाटक टाइप का दिखाया, वो बहुत अच्छा दिखाया। बहुत बहुत बधाई चेतना आपको। तो मैं एक कहानी आपके सामने, छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भानुमति बनाम धन्नो।
स्कूल में उन्हें भानुमति के नाम से कोई नहीं जानता था। अभी नई नई पोस्टिंग पर आई प्रिंसिपल नेहा पालीवाल को ज्ञात हुआ कि पूरा स्कूल उन्हें धन्नो कहता था। फिल्म शोले वाली धन्नो नहीं, धन के अभाव में धन की माला जपने वाली ऐसी महिला जो दिन रात धन का रोना रोती थी। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में नेहा के अंडर लगभग 70-75 टीचर्स थे। नेहा केवल 35 वर्ष की थी और वो वहाँ शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई थी। स्कूल अनुभव उसके लिए एकदम नया था और चौंकाने वाला था। उसने देखा कि प्राय सभी टीचर्स के जीवन में कोई ना कोई तलब थी। कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान, कोई पति से बेजार, तो किसी की पत्नी से तकरार, कोई मकान को लेकर तो कोई समाज को लेकर, और अविवाहित अपने विवाह को लेकर, और जिन्हें कोई दुख नहीं था उन्हें भी वो भी कारण खोज लेते थे दुखी होने का। उन्हें तो मानो सुख रोग था। भानुमति जी प्राय लेट आती थी और जब आती थी तो सर पर पट्टी बंधी होती थी। चिड़चिड़ा स्वभाव, ऊटपटांग कपड़े, बिखरे बिखरे बाल, लगता था किसी जंग से लड़कर आ रही हूँ। एक दिन प्रार्थना सभा में चक्कर खाकर गिर पड़ी। उन्हें फर्स्ट एड दी, नींबू पानी पिलाया। पता चला पिछले 2 दिनों से महालक्ष्मी माता के व्रत कर रही थी। नेहा ने उन्हें प्यार पूर्वक वातानुकूलित कमरे में बिठाया। स्नेह की बौछार पाते ही वे फुट फुट कर रोने लगी। कहने लगी, आज घर में 10 रुपए भी नहीं है। 7 अपने बच्चे, 2 हम, सास ससुर, विधवा ननद, 4 उसके बच्चे, सबके तन पर चादर ढकते ढकते चादर हट गई है। किस किस का पेट भरूं? एक का कुर्ता सिलता है तो दूसरे की सलवार फट जाती है। वेगवती नदिया की तरह वे सबको अपने रोष से कोस रही थी। किसी को मेरी परवाह नहीं है। पति महोदय तो इस भीड़ में खो गए हैं। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं पहचानते। बच्चे पैदा कर डाले, वो भी 7। 6 बेटियां हो गई थी पर उन्हें तो बेटा चाहिए। चाहिए तो चाहिए, आखिर 7वां बेटा पूछो। सच पूछिए मैडम तो मुझे अपने कोख जनों से कोई लगाव नहीं है। आप सोचेंगी मैं कैसी माँ हूँ। ऐसी हूँ, बेरुख, बिल्कुल बेरुखी। पैसों के अभाव ने समस्त कोमल भावनाओं को ब्लॉटिंग पेपर से सोख लिया है। वे रोती जा रही थी, बोलती जा रही थी। नेहा ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रही थी। जीवन में कुछ हो ना हो, बस पैसे का अभाव नहीं होना चाहिए। आजकल तो मुझे कुछ हो गया है। पेड़ों पर लगे पत्ते मुझे रुपए नजर आते हैं। रास्ते में पड़ी ईंट मुझे नोटों की गड्डी नजर आती है। और पीतल की बाल्टी में जब पानी नल से टपकता है तो उसकी जो कंकरीली आवाज़ है वो मुझे पैसों की टनकार नजर आती है। उनकी मनोदशा देखकर नेहा ने उनकी मदद करने की ठानी। उनकी बड़ी लड़की भानुमति जी की जो बड़ी लड़की थी कॉलेज में पढ़ रही थी। उसे स्कूल में प्रॉक्सी टीचर का काम दिलवाए और 2-4 ट्यूशन दिलवाने की परमिशन दी। नेहा केवल 2 बरस वहाँ प्रिंसिपल रही। उन 2 सालों में भानुमति जी के प्रति उसे अगाध सहानुभूति हो गई थी। एक दिन स्टाफ रूम में चर्चा चल रही थी। मिसेज वर्मा जो कुछ फैशनेबल टीचर थी, उन्होंने चपरासी से कहा, मैं ब्लैक टी पीती हूँ, मेरी चाय में दूध और शक्कर मत डाला करो। भानुमति जी ने व्यंग पूर्वक बोला, मैं तो अपने घर में कब से ब्लैक टी पी रही हूँ। फुसफुसाते हुए बोली, दूध और शक्कर है ही कहाँ। फिर वो बोली, हम तो होल व्हीट ब्रेड खाते हैं, बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए। इतराकर मिसेस वर्मा ने फरमाया। भानुमति जी ने भी तुरुप का इक्का फेंका, हमारे घर तो बिना चोकर के होल व्हीट ब्रेड की ही रोटियां बनाई जाती है। और बुदबुदाई, हमें तो पता ही नहीं चला हम कब फैशनेबल बन गए। उन दोनों की रार तकरार पर स्टाफ रूम के लोग मुंह पर दुपट्टा रखकर, रुमाल रखकर हंस रहे थे और आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहे थे। नेहा का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली। 8-10 बरस बीत गए, नेहा दिल्ली आ गई। एक दिन गुड़गांव के बड़ी महंगे मॉल में शॉपिंग करने के बाद काउंटर पर लाइन खड़े हुए
लाइन में खड़े हुए अचानक उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। करीने से कटे हुए बाल, सिल्क का सलवार सूट, हाथ में महंगा पर्स खोलकर क्रेडिट कार्ड से थमाते हुए हाथों में हीरे के कंगन और अंगूठी। भानुमति जी, आप? नेहा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के गले लिपटते। भानुमति जी के कपड़ों से भीनी भीनी विदेशी परफ्यूम की महक आ रही थी। नेहा ने देखा 4-5 बैग उन्हें थमा दिए गए थे शॉपिंग के। सोचने लगी, कहाँ 10 रुपए का रोना रोने वाली और ये कहाँ ढेर सारी शॉपिंग करने वाली भानुमति जी। मॉल से बाहर निकलते हुए भानुमति जी ने अपना पता लिखाया हुआ कार्ड नेहा को थमाते हुए कहा, आज जल्दी में हूँ, बेटी ससुराल जा रही है, उसके लिए कुछ शॉपिंग करने आई थी, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। उनके हाथों से ड्राइवर ने थैले लिए और एक बढ़िया सी कार में रख दिया। और भानुमति जी की संपन्नता देखकर नेहा को बहुत प्रसन्नता हुई, जिज्ञासा भी हुई। नेहा के पास उनके निरंतर फोन आने शुरू हो गए थे। अतः लगभग 3-4 दिन बाद भानुमति से मिलने के लिए उनके घर जाने के लिए तैयार। जिस सोसाइटी में वो रहती थी वहाँ इंटरकॉम की सिक्योरिटी वाली बढ़िया कॉलोनी थी। चमकीले लंबे फर्श पर चलते चलते नेहा के मन में सैकड़ों प्रश्न एक साथ उठ रहे थे। 13 नंबर के फ्लैट पर भानुमति जी दरवाजा खोले उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वाह वाह, क्या खूबसूरत घर है आपका। कहते कहते नेहा की जुबान लड़खड़ा गई। जो सामने का दृश्य उसने देखा, उसने शब्दों को गले में घोंट लिया, जुबान पर लकवा मार लिया, दम से सोफे पर गिर गई। भानुमति जी उसके लिए पानी में आई। गटागट एक घूंट पे पूरा गिलास गले के नीचे उतार लिया। उसे अपनी बाहों में भरकर भानुमति जी फफक कर रो पड़ी। देखिए मैडम, मेरा इकलौता बेटा। हक्की बक्की नेहा सामने फ्रेम में जड़ी एक खूबसूरत नौजवान युवक की फोटो उसे घूर रही थी। उसके निर्जीव गले में सिल्क की माला पड़ी थी और सामने चांदी की तश्तरी में दीपक जल रहा था। कब और कैसे, प्रश्न भी अपने आप को धिक्कार रहा था। 5 साल पहले एयर फ्रांस प्लेन हाईजैक हुआ था। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि पायलट की क्विक थिंकिंग व चतुराई से सभी यात्री बच गए थे। हाँ, उन 200 यात्रियों को तो बचा लिया, किंतु उग्रवादी बंदूक ताने दुष्यंत के सर पर खड़ा था। अपना प्लान असफल होता देख उसने उसे नहीं छोड़ा। ओह, तो क्या वो पायलट दुष्यंत आपका बेटा था? नेहा ने करहा कर कहा, जी मैडम, मेरा पायलट बेटा, होनहार बेटा, कुशल पायलट बना। एयर फ्रांस में उसे नौकरी मिल गई थी। ये उसकी पहली और आखिरी उड़ान थी। मेरी जैसी ममता रहित माँ का कलेजा दुष्यंत की मौत सहन नहीं कर पाया और मैं रुदाली बन गई। किंतु उस प्लेन के समस्त विदेशी यात्रियों ने मेरे आंसू अपनी अंजलि में भर लिए। कहने लगे, अब आपके सैकड़ों दुष्यंत हैं। यहाँ तक कि एक दंपत्ति ने अपने नवजात पुत्र का नाम दुष्यंत रख लिया था। ये घर, ये गाड़ी, ये कपड़े, ये गहने, ये तमाम सुख सुविधा का ख्याल वे लोग रखते हैं। घर आ आकर रहते हैं, जबरन खिलाते हैं, जबरन उड़ाते हैं। अपरिमित दौलत मेरे नाम कर दी है। देखिए ना मैडम, मेरे घर लक्ष्मी जी आई तो किस पर सवार होकर आई। उनका इतना विद्रूप आगमन कभी किसी ने देखा है? कभी नहीं। मेरे जैसी अभागन व दरिद्र माँ इस दुनिया में कोई नहीं। वेलकम विनीता
नमस्कार। वैसे तो मैं हिंदी लेखन और कला के अन्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, जो पेंटिंग जिसके बारे में जितना जी ने बताया, मैंने पेंटिंग मैं पिछले 25 साल से कर रही हूँ और लेखन की जगत में मैं करीब 12-13 साल से अभी सक्रिय हूँ। आज स्क्रिप्ट तो मैं नहीं लिख के ला पाई हूँ कुछ भी, लेकिन अपने प्रांत बिहार की जो भोजपुरी लोकगीत है उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे पता नहीं है कितने लोग उससे कनेक्ट हो पाएंगे, कितने लोग समझ पाएंगे, लेकिन जो फिल्मी जो गीत होते हैं ये उस तरह के गीत नहीं हैं, ये फोक सॉन्ग्स हैं जो कि शादियों में और अन्य प्रसंग पे वहाँ पर महिलाएं गाती थी पहले। अब कितनी गाई जाती है वो मुझे मालूम नहीं है इन दिनों क्या सिस्टम है। बैठिए प्लीज देखा, थोड़ा वॉल्यूम रेस कर देना जब। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, वैसे मेरी वॉल्यूम कम है। एक मिनट विनीता। पुराने ज़माने में बिहार या यूपी या इस तरह के जो भी प्रांत थे जहाँ भोजपुरी बोला और गाया जाता था, तो उस ज़माने में क्या होता था, औरतें घर देखती थीं, परिवार चलाती थीं, और जो घर के मर्द होते थे वो काम करते थे बाहर निकल के, और कई बार रोज़गार के सिलसिले में उन्हें अपना शहर, अपना गांव छोड़कर काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अलग अलग किसी, जैसे आज की डेट में कोई विदेश जाता है, उस टाइम पे एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाने को ही विदेश जाना कहा जाता था। जैसे कि कोई अगर बिहार से या यूपी से केरला चला जाए या असम चला जाए या गुजरात, राजस्थान आ जाए काम करने, तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो कहती थी कि मेरे पति विदेश चले गए हैं काम करने, और वो 6 महीने 8 महीने में एक बार कभी कोई पर्व त्यौहार होता तब वो आते थे। तो उनका आना ही एक उत्सव होता था घर में। तो कुछ गीत मैं सुनाऊंगी, अलग अलग 2-3 गीत मैं लूँगी। एक आप कल्पना कीजिए कि एक स्त्री है जिसका पति जो है वो शिपिंग में है, शिपिंग लाइन में है, मरीन में है या फिर नेवी में है, ऐसा कुछ आप अज्यूम कर सकते हैं, और अलग अलग जगहों पे वो ट्रैवल करता है अपनी पोस्टिंग के हिसाब से। तो उसकी पत्नी किस ढंग से फरमाइश करती है, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया ले अइहा हो पिया झुमे का पंजाब से ले अइहा हो पिया झुमे का पंजाब से। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया ले अइहा हो पिया टिक्का राजस्थान से ले अइहा हो पिया टिक्का राजस्थान से। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया ले अइहा हो पिया नथिया बिहार के ले अइहा हो पिया नथिया बिहार के। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया ले अइहा हो पिया से नूरा बंगाल के ले अइहा हो पिया से नूरा बौदी के गांव से। पनिया के जहाज से उज्जर बगुला बिन पिपरो न सोहे। ये नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं आपके सामने रख रही हूँ उसमें ये बताया जा रहा है कि घर में, परिवार में हर किसी का क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, किसी एक के बिना घर कैसे खाली है और अधूरा है। उज्जर बगुला बिन पिपरो न सोहे कोयल बिन
बगिया ना सोहे राजा कोयल बिन, 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 बगिया ना सोहे राजा। भाई भतीजा बिन नहीं रो न सोहे, भाई भतीजा बिन नहीं रो न सोहे, भाई भतीजा बिन नहीं रो न सोहे, देवर बिन, देवर बिन, देवर बिन अंगना ना सोहे राजा, देवर बिन अंगना ना सोहे राजा कोयल बिन, बगिया ना सोहे राजा। सास ससुर बिन ससुरो न शोभे, सास ससुर बिन ससुरो न शोभे, सैयारे बिन, सैयारे बिन, सैयारे बिन सेजिया ना शोभे राजा, सैयारे बिन सेजिया ना शोभे राजा कोयल बिन, बगिया ना शोभे राजा। लाल से नूर बिन मंगिया न शोभे, लाल से नूर बिन मंगिया न शोभे, लाल से नूर बिन मंगिया न शोभे, बालक बिन, बालक बिन गोदिया ना शोभे राजा, बालक बिन गोदिया ना शोभे राजा। एक पत्नी है जिसका पति ऐसे ही विदेश चला गया है कहीं दूर, और वो विरहा में किस तरह के गीत गा रही है। शादी के तुरंत बाद उसका पति चला जाता है और फौज में ही चला जाता है, क्योंकि सीमा पे उसकी पोस्टिंग है, तो वो अपनी नवविवाहिता दुल्हन को गांव में छोड़ के जाता है। तो पत्नी के मन में किस तरह के भाव आते हैं। हरदी के रंगवा सैया बड़ा रे बेदर्दी, कि मेहंदी के रंग चटकार, गईला विदेश सैया भेजला न पतिया, कैसन जियरा तोहार। कवने नगरिया सैया, कवने नगरिया सैया, कौन हो नगरिया, जाके बसला कवने नगरिया हो पिया, रात बान्हरिया, जाके बसला कौने नगरिया हो पिया, रात बान्हरिया, आग लागे ऐसन नौकरिया हो पिया, रात बान्हरिया, आग लागे ऐसन नौकरिया हो पिया, रात बान्हरिया। कारे कारे बदरा में, कारे कारे बदरा में, चमके बिजुरिया सैया, चमके बिजुरिया, कारे कारे बदरा में, चमके बिजुरिया सैया, चमके बिजुरिया, टिप टिप चुवेला, टिप टिप चुवेला पलनिया हो पिया, रात बान्हरिया, टिप टिप चुवेला पलनिया हो पिया, रात बान्हरिया, आग लागे ऐसन नौकरिया हो पिया, रात बान्हरिया, रात बान्हरिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब ने बहुत अच्छे से सुना। मुझे नहीं पता किसने किसने कनेक्ट किया, किसने किसने समझा। नहीं आपने एक्सप्रेस ऐसे किया कि सीखने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। शुरू कीजिए। ये जो कप आप देख रहे हैं ना, आज सुबह से 2 बिस्कुट महाराज इसमें शहीद हो चुके हैं। ओह नो।
चाय में डूबे बिस्किट की भी अपनी ही एक अलग कहानी है। आपने आलू गोभी, कढ़ी चावल, छोले पुलाव, ये सारे जोड़े सुने होंगे, सभी भारतीय जोड़े हैं। ऐसा ही हमारा एक हिंदुस्तानी जोड़ा है चाय और बिस्किट का। लेकिन हमारा किस्सा अलग है। हम ये बात आज तक नहीं समझ सके कि चाय के साथ अगर किसी ने बिस्किट या टोस्ट दिया है तो उसको डुबाना क्यों ज़रूरी है। हाँ, आखिर इनके मेलजोल की जो प्रथा है वो कब से प्रारंभ हुई। अब सुबह सुबह बिस्कुट महाराज हाथ से ऐसे फिसले जैसे कि गंगा नहाने घाट से उतर गए हो। खुद तो डूबे ही सनम, हमारी सुबह भी ले डूबे। हम तो इतने आहत हैं कि क्या ही कहें। सच मानिए, जीवन में जो असली दर्द होता है ना, दर्द, उसकी जो पहचान होती है वो वही है कि जब सुबह की पहली चाय के साथ आपका बिस्किट खुदकुशी कर ले। आप सबने भी ये तो कभी ना कभी जरूर झेला होगा। बताएंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन हम बता रहे हैं। यही दर्द तब नासूर बन जाता है जब उस बिस्कुट को बचाने को गई रेस्क्यू टीम भी उसमें डूब जाए। बताइए, वो भी गया और जो बचाव दल था वो भी शहीद हो गया। अब इतने गहरे जख्म की जो पीड़ा है वो हम सुबह से कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जिसका डूबा हो वो समझ सकता है। कसम से पहली बार तो हमने दिल पे पत्थर रख लिया था और वक्त के इस घनघोर सितम को चुपचाप हमेशा की तरह जैसा कि हम सहते आ रहे हैं सहे जा रहे थे। लेकिन दूसरी बार ये बचाव दल को जाते देखकर हमारा कलेजा छलनी हो गया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए उसे तो बचाया जा सकता था, लेकिन अब अफसोस के सिवाय और कुछ हाथ ना था। इस गरीब के किचन में वही 2 बिस्कुट शेष थे। आज साथ छोड़कर चले गए भी तो वहां जहां से आज तक कोई भी साबुत नहीं लौटा। ज्ञानी लोगों ने तो कब से बता दिया है कि कमान से निकला तीर, मुंह से निकले शब्द और चाय में डूबा बिस्कुट लौटा पाना असंभव है। अब मती तो हमारी मारी गई थी जो ज्ञानियों की बातों को हल्के में ले लिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बिस्किट है, तो हमें ये बताने में रत्ती भर भी संकोच की अनुभूति नहीं हो रही है कि ये वही आयताकार खाद्य पदार्थ है जो कि सृष्टि के निर्माण के समय से इस धरती पर विद्यमान है। जी हाँ, पार्ले जी। हमारा तो यह भी मानना है कि ईश्वर ने जब मनुष्य को इस धरती पर भेजा तो उसको टोसे में केतली भर चाय, रुकावट के लिए खेद है। तो हमारा तो यह भी मानना है जब ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर भेजा तो टोसे में केतली भर चाय और पार्ले जी का पैकेट साथ बांध दिया था। हो सकता है उन्होंने स्वयं अपनी थकान दूर करने के लिए भी यही खाकर आराम किया हो। तभी तो इसे वरदान प्राप्त है कि युग आते जाते रहेंगे, लेकिन बेटा तुम यहीं डटे रहोगे, सदैव सर्वत्र उपस्थित रहोगे। अब ऐसा भी नहीं कि हमने इसके विकल्प न तलाशे हों। तलाशा, गोल मैरी ट्राई किया, पर वो पूरा बैरी निकला, प्लास्टिक। क्रैक जैग और 50-50 टाइप को तो इस चाय ने ही ठुकरा दिया। बोली, मुझे पाने वाले में कुछ तो कशिश और मौलिकता होना मांगता है। ये सब तो मौनको की कॉपी करके बड़े हुए हैं। कई चॉकलेटी बंदे भी स्वयंवर में आए, लेकिन अपने लावा को भीतर ही भीतर घोल पराजित हुए। इधर ये कमबख्त पार्ले यह सोच सोच मुस्कुराता रहा मानो कह रहा हो, चाय में बिस्किट का जाने किस फार्मूले से बना है कि इसके सिवाय और कुछ जस्ता ही नहीं, या फिर चाय ही नहीं चाहती होगी कि उसके जीवन में कोई बदलाव आए। इसे बदलाव की चाहत ही नहीं। कुछ लोग जैसे बोरिंग लाइफ के अभ्यस्त हो जाते हैं, चाय ने भी वही आदत डाल ली। लेकिन तनिक विचारिए, उस चाय के दिल पर क्या बीती होगी जिसे अपनी बाहों में समाए उसका प्रेमी चल बसा। आखिर चाय और मुंह के बीच फासला था ही कितना? बिल्कुल उतना ही ना जैसे कि टेबल और मुख के मध्य लहराती उंगलियां। इनके बीच की दूरी कितनी थी जो ये मुंगा बिस्किट तय ना कर सका। 2 कदम चले बिना ही इसने ऐन मौके पर दम तोड़ दिया। हमें इससे बहुत सहानुभूति है और उसका एक कारण है,
क्योंकि हमारा वैचारिक गुरु यही है। एक बार जब हम अपने प्रेमी की स्मृतियों में औंधे पड़े टसुए बहा रहे थे, तब इसी ने सचेत किया था, कह रहा था, किसी में ज़्यादा डूबोगी तो टूट जाओगी। और आज खुद ऐसा डूबा कि इसको कोई ना बचा सका। आज के ज़माने में कोई नैतिक शिक्षा लेना तो नहीं चाहता, पर भावुक मन से बस इतना ही कहेंगे कि मोहब्बत में दो जिस्म और एक जान की तरह ऐसा डूबो कि अलग करना मुश्किल हो जाए। इश्क करो तो चाय बिस्किट की तरह एकाकार हो जाओ। खैर, ये हादसा तो हम सभी के साथ कभी ना कभी हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो चाय और चाय में डूबा बिस्किट हमारी भारतीयता की पहचान है। क्या आपने किसी और देश से वालों से ऐसा सुना है कि हाय बिस्किट डूब गया? यही वह भीषण दुख और दर्द से भरा रिश्ता भी है। आप जानते हैं कि दर्द का रिश्ता बड़ा लोगों को जोड़ देता है, तो ये जो रिश्ता है इसने ही हमको एक सूत्र में बांधे रखा है। लेकिन अगर डूबने से डर लगता है तो ज़रा संभल कर रहिए। कहीं पढ़ा था कि चाय में डूबा बिस्किट और प्यार में डूबा दोस्त किसी काम के नहीं रहते, लेकिन हम कहते हैं उन पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। न जाने कब उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, लेकिन डूबे हुओं को किस्से मन को भीतर से तोड़ देते हैं। डूबे हुए बिस्किट को निकालने में संघर्षरत इंसान को देखकर हमारा जो कलेजा है ना, एकदम से चिढ़ जाता है। ये मैं हूँ, ये चाय का कप है और उसमें डूबा बिस्किट है। दिल से बस एक ही आवाज़ निकल रही है, एक ही आवाज़ निकल रही है। मुझे नहीं पता इसे लगाने के बाद क्या होता है, पर सबने लगाया था तो मैं भी लगा लेती हूँ। साथियों, मैं समझ सकती हूँ कि चाय पीने का मन आपका बहुत हो गया है, क्योंकि चाय और बिस्कुट की बात बहुत देर से हो रही थी, तो सबके मुंह में पानी आ रहा था। प्रीति जी ने हम सबको खूब हंसाया और बिस्कुट ने हमें कुछ संदेश भी दिया है जो हमें ख्याल रखना है कुछ बातों का, कि प्यार में डूबे और चाय और बिस्कुट में डूबे लोग। बताइए। डूबे हुए लोग और टूटे हुए लोगों से अपन को सहानुभूति जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो संदेश लिया है उसका आप ख्याल रखें। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आज की आखिरी प्रस्तुति की ओर। साथियों, जीवन में कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब हम एक पल के लिए ही सही उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम लो फील करते हैं। आत्मविश्वास कुछ पलों के लिए ही सही मगर कम हो जाता है और हम सोचते हैं कोई आए और हमें ज़िंदगी को और हमें अपने आप से मिलकर गले लगा ले। ऐसी ही कुछ बात मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। तुम्हें क्या लगता है सिखाने का मतलब केवल भाषण देना या बातचीत करना होता है? इस तरह से वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन ज़िंदगी तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाती। और मेरा मानना है दीपा कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती, एक तरह से आपको धक्का देती है और हर धक्के के लिए आपसे कहती है जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। अगर तुम ज़िंदगी से सबक सीखते हो तो तुम्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। ज़्यादातर लोग दो चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी के धक्के को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को ही धक्का दे देते हैं। हकीकत में तो आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए हारने का डर जीतने से भी कहीं ज़्यादा रोमांचकर साबित होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम अपने को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। और हर कामयाब आदमी यही करता है, वह खुद को बदलता है और उसकी दुनिया बदल जाती है। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जाते, उसके लिए चलना पड़ता है।
निरंतर चलते रहना पड़ता है पूरी शिद्दत के साथ। थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी दोस्त प्रीति को आमंत्रित करती हूँ। नहीं निकाल दिया क्या निकाल? ये क्लैम्प। इसके ऊपर वो था माइक, ये हमारे अंदर था। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब मैं साथियों मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी सखी to look for some information about the water supply, which has become very erratic these days. But to my surprise, all I saw were the messages about a brown stray dog who enters the society by scaling the high walls in search of having some good food. Few ladies have shared pics of torn milk packets that were kept on the floor by the delivery boy of Big Bang. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पीपल टू रीड, आप देख पढ़ चुके हैं। आपको ये कोई फिजिकली ला के नहीं देना है। आप क्या करिए कि आप हमारे पास उसकी लिस्ट भेज दीजिए। वी विल रिकॉर्ड इट, एड इट इनटू आवर बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। और उसमें उसके बाद ऐसा है कि अगर आप में से कोई भी मेंबर वो बुक पढ़ना चाहता है, वो लिस्ट होएगी, वो लिस्ट हम सर्कुलेट करेंगे मेंबर्स के बीच में। अगर आपको उसमें से कोई बुक पढ़नी है तो उसके चार्जेस हैं 20 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि मंथली हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप वो पे करके और वो आप बुक जो आपको चाहिए वो आप बता दीजिए 3, 4, 5 दिन पहले, जिससे कि वो बुक जिसकी है दैट पर्सन ब्रिंग्स इट टू द मीटिंग। डिजिटल लाइब्रेरी है ये एक तरह से, तो वो आपको लेके आएंगे वो बुक, आप रखिए उसको पढ़िए। एंड सिंस वी ऑल आर ग्रोन अप वी एक्सपेक्ट दैट इट विल बी केप्ट सेफली। तो वो चीज़ हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर बच्चों की लाइब्रेरी की उसमें तो ये होता है कि फाड़ देंगे, ये हो जाएगा तो आपको उसका फाइन लगेगा। सो वी आर नॉट यूजिंग दैट काइंड ऑफ थिंग हियर। तो उसमें ये है कि 20 रुपीज़ आपके मंथली वो रहेंगे चार्जेस। और अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं नेक्स्ट मंथ रिटर्न करना, देन इट विल बिकम 40, फिर वो डबल होगा एक्चुअली, क्योंकि ये हमें एक चीज़ लानी है सो दैट देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सबमिटिंग द डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये इसमें मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे ऑथर्स हैं जो अपने जिनकी बुक्स हैं वो लिख रहे हैं, तो वो अपने बुक्स फर्स्ट 3 मंथ्स तो हम नहीं चाहेंगे कि आपकी बुक कोई ऐसे ले, मतलब इट शुड नॉट बी इन द लाइब्रेरी। आप ला सकते हैं फॉर सेलिंग, क्योंकि ये हमारे हर एक प्रोग्राम में रहेगा कि जो ऑथर्स हैं वो अपनी बुक डिस्प्ले पे ला सकते हैं और उसमें कोई ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकता है। और 3 मंथ्स के बाद अगर मतलब 3 और 4 मंथ्स हमने अपनी तरफ से 3 मंथ्स रखा है कि आफ्टर 3 मंथ्स आप अपनी बुक अगर शेयर करना चाहते हैं लाइब्रेरी में रोटेशन के लिए तो इट्स ओके। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल अप टू, या आपको भी लगता है कि 3 मंथ्स इज़ अ स्मॉलर टाइम, आप इसको और ज़्यादा अभी चाहते हैं कि इसका सेल हो, अभी नहीं आप इसमें फ्री उसमें देना चाहते हैं, तो ये आपके उस पर निर्भर करता है। बट 3 मंथ्स इज़ द टाइम विच वी हैव थॉट अबाउट कि लाइब्रेरी में 3 मंथ्स ऑफ पब्लिकेशन के बाद आप इसको दें। और ये ऐसे उसमें 20 रुपीज़ है। और ये जो एक्चुअली जो हम ये 20 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, और ये हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज एंड जो कर्म भूमि है वी आर प्लानिंग टू हैव सम सोशल कमिटमेंट, तो ये दिस मनी विल गो टू दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विच वी विल बी टेकिंग लेटर ऑन, depending about how much we get money, तो उस हिसाब से how do we know which books are there in the वो हम लिस्ट बना देंगे। वो रहेगी, लिस्ट रहेगी, वो शीट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। एंड वी आर वेरी सून गेटिंग अवर वेबसाइट ऑल्सो, अच्छा तो सब उस पे भी होगा ये सब चीज़ें। वेबसाइट भी हो रही है। इसमें एक पॉइंट और वो कि दे कैन एक्सचेंज बट बुक अगर हाँ, अगर ऐसा है कि आप जैसे अब मल्लिका जी या जैसे हम कहें चेतना और दीपशिका एक ही सोसाइटी में रहती हैं, विनीता है, कोई बुक चेतना ने ली इस पर और आपको नेक्स्ट के लिए चाहिए तो नो नीड टू ब्रिंग इट हियर, आप वहीं दो। और जो रजिस्टर है उसमें मतलब रजिस्टर ऑनलाइन एक्सेल शीट जो है उसमें यू चेंज द नेम कि वो बुक किस दूसरे के नाम में रजिस्टर हो जाए, लाइक दैट। एंड पेमेंट्स आर ऑल बिलो डिजिटल है, पेटीएम के थ्रू हो जाती है, गूगल पे के थ्रू हो जाती है, तो आपको नहीं कर पाए तो मिले, हाँ वो मिले तो तब करते हैं, बट सभी कर लेते हैं आप तो उस पर। तो इसमें बुक्स कौन सी रखी जाएंगी? बुक्स जो भी आप लोग हम अपनी लोग शेयर के करना पास है, चाहें, वो आप शेयर शेयर करें। करना चाहें, हाँ तो जो वो आपके आप पास उसकी extra हो। लिस्ट आप हमें दे दीजिए, लिस्ट दे दें कि लिस्ट हमारे दे पास ये दीजिए, हाँ बुक्स तो हैं। उसमें हम लिखेंगे कि ये इनकी बुक है, तो अच्छा, जिसको चाहिए अच्छा।
उसमें मतलब एक पूरा वो प्लेटफॉर्म बनेगा। ओके। नेक्स्ट मीटिंग में आप लेकर आएंगे, जैसे हाँ। विनीता ने कहा कि मुझे आपसे बुक चाहिए, तो नेक्स्ट मीटिंग जो आपने आज यहाँ करा था ना फिजिकली कि वो बुक लाई और मल्लिका की बुक थी और आपने ली, हाँ। तो वो हम डिजिटली करेंगे कि जैसी बुक्स आपने हमें लिस्ट दी है, ठीक है, वो लिस्टिंग आपके साथ शेयर ये होगी। जरूरी तो नहीं कि हम लोगों की लिखी हुई है। नहीं, जो आप हमारे ये घर भी में वो घर में जो books हैं, जो हमारे हाँ, पास हाँ, है बुक्स। हाँ, वो इन एनी लैंग्वेज। इन एनी लैंग्वेज जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप शेयर आप बुक्स उसमें दीजिए, उसके बाद जो रीडर चाहेगा वो अपने हिसाब से गुड ले सकता है। आइडिया। तो ये इस तरह से एक तो क्या है कि रीडिंग की जो अर्ज एक होती है वो आपको, क्योंकि यू डोंट वांट टू यू नो कीप सो मेनी बुक्स एट होम, पर कोई चीज़ पढ़नी होती है और अगर आपको ऐसे मिल रही है तो इट इज़ अ गुड थिंग ना। एक तो अगर हम देखें तो ये सस्टेनेबल लिविंग का भी एक तरीका है कि आप यू आर नॉट वेस्टिंग ट्रीज टू मेक बाय अनदर बुक टू मेक अनदर बुक, तो वो कंजर्वेशन भी है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अभी मतलब आप लोग के पास जो बुक्स जो आप शेयर करना चाहते हैं वो आप अभी हमें ऑन व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज सकते हैं। उसमें आपको क्या देना है, नाम बुक का और ऑथर और लैंग्वेज, 3 मैं एक्सेल शीट बना के दे दूँगी, आप उसमें भर के आप लोग ले सकते हैं। नाम, ऑथर और तीसरा और language। लैंग्वेज जिसका ओनर है, जैसे चेतना बाय गिवन बाय। हाँ गिवन बाय और नाम और ऑथर और लैंग्वेज। नहीं, फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है, जस्ट नेम। अगर आप देना चाहते हैं तो लोगों को शायद इजी हो जाएगा देखने के लिए, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। वो तो अगर हम ऑनलाइन भी कोशिश करेंगे कि मिल जाएगा। खैर आपके पास अगर बुक है तो आप फोटो खींच के भेज भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये सब तो मॉडलिटीज़ हैं, ये स्लोली दे विल इम्प्रूव, कैसे कैसे ज़रूरत होती है। और एक्चुअली होता क्या कि और लोग क्या चाहते हैं, पूछते क्या कि ये चाहिए, तो वो हम फिर पैरामीटर उसमें ऐड कर सकते हैं। डिमांड के चीज़। पर आज का प्रोग्राम बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत